हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड की साइड है, जो यूपी इस पे अपलोड किया गया है। वही पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि समय 3 घंटा 15 मिनट होता है। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना है। प्रश्न पत्र को दो खंड अ खंड B में विभाजित किया गया है। खंड तथा ब 3 उपखंडों 1 2 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही सवाल चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। फिफ्थ है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। फिर लास्ट वाले सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करना है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न। खंड अ का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है उपखंड फर्स्ट का। पहला है क्या कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं क्या कहलाता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है गोलीय दर्पण, त्रिज्या गोलीय लेंस और समतल दर्पण। ठीक है, देखिए पहली बात कि इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये पारदर्शी माध्यम दिया हुआ है। अब पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है आर पार जिसमें आर पार दिखाई दे। और ये पहला ऑप्शन क्या है, गोलीय दर्पण। पहला ऑप्शन क्या है, गोलीय दर्पण। दर्पण में आर पार नहीं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड में पारे या लाल साइड की कलई किया रहता है और एक ही तल इसका क्या होता है, चमकदार होता है, जिससे ये जो भी प्रकाश हम डालते हैं टकरा कर ये वापस आ जाता है। तो ये दर्पण तो आंसर होगा नहीं, ना ही गोलीय दर्पण ना ही समतल दर्पण। ये वाला भी समतल दर्पण भी नहीं होगा, तो इसका त्रिज्या भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सीधा सा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर गोलीय लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों पर बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में ही क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल दर्पण में तो बराबर बनेगा, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। आंसर होगा नहीं। उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, जब ये दोनों होगा नहीं तो ये सभी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला अगला क्या कि यदि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 2f क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, उसका दुगुना करेंगे 2f, तो इसे ही बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसे c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस बना दिए और ये हमारा ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया f, ये हो गया 2f या इसे बोलते हैं c, और यहाँ हो गया अनंत। इनके बीच में अगर कहीं वस्तु रख के अगर समांतर इसके प्रकाश डालेंगे तो ये फोकस से जाएगा, फिर वक्रता केंद्र से डालेंगे तो ये
और ये जहाँ दोनों कट करेंगे वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये देखेंगे कि हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। और इसमें देखिए तीनों ऑप्शन में यहाँ पे बड़ा दिया है, इसलिए तीनों आंसर कट हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा और छोटा। उल्टा बन रहा है लेकिन छोटा बन रहा है। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र अभिने अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सा आंसर आप लोग याद रखिए, इसका आंसर होगा समंजन क्षमता, जिसे समंजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग का, कि कॉलम ए में कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। मतलब क्या, इधर राशि दिया गया है और इधर इसका मात्रक दिया हुआ है, और मात्रक राशि का मात्रक से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए, विभवांतर, विभवांतर का होता है वोल्ट, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, शक्ति का होता है वाट, प्रतिरोध का होता है ओम। तो पहला का होगा 4, पहला का 4 इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों आंसर कैंसिल। फिर विद्युत धारा का होता है एम्पियर, धारा का होगा एम्पियर, यानी दूसरा का पहला इसमें है, इसमें नहीं है। विद्युत शक्ति का वाट, तीसरा का 2 और चौथा का 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तारों की लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। ये डायरेक्ट आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये परिनालिका मैं बना रहा हूँ, इधर प्लस हो गया इधर माइनस। देखिए, अगर लंबी एक सीधी परिनालिका है, उसके अंदर अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह सभी बिंदुओं पर समान हो, नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं शून्य होगा। हर एक बिंदु पर वो समान रहेगा, शून्य होगा नहीं, इसके सिरे की ओर घटना ही नहीं, बढ़ता है नहीं, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, सही बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खंड उपखंड जो आ गया वो सेकेंड आ गया। देखिए उसमें 8वां प्रश्न क्या है, कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। देखो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है C6H6 होता है, और जो कार्बन होता है, एक मिनट, कार्बन सी सी सी, और यहाँ भी होता है सी। अब इसको बांड बनाते हैं, एक एक प्लस छोड़कर डबल, ये डबल हो गया, तो इसको छोड़कर ये डबल हो जाएगा,
फिर इसको छोड़कर ये डबल हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे चारों तरफ, इसमें भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बेंजीन का सूत्र हो जाएगा वो। देखिए 9 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी का मतलब कौन एल्केन का है, कौन एल्काइन का है, कौन क्या है, कौन एल्कोहल का है, यही सब बताना है। ठीक है, देखिए जैसे कि CH4 C2H6 ये एक ही श्रेणी के हैं। देखो इसमें OH है, इसमें C OH है, तो ये एक श्रेणी के नहीं है। एक ही श्रेणी के नहीं है। यहाँ देखो C2H6 है, यहाँ OH है, ये भी एक श्रेणी के नहीं है। देखो CH3OH ये एक श्रेणी के हैं। C2H5OH ये भी OH, ये भी OH, ये भी एक श्रेणी के हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या बोलते हैं? तो तत्वों या यौगिक को हम लोग बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। भूपर पट्टी के भूपर पट्टी पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो इसका डायरेक्ट ये परिभाषा है कि खनिज किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। तो आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट आप लोग एक परिभाषा के तौर पे याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे दांतों, हमारे दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है? तो हमारे दांतों का क्षय क्या मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर होता है? नहीं। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर होता है? हाँ, ये करेक्ट आंसर है। मुंह का पीएच मान 7, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 5.5 पीएच मान कम हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कथन दिया हो, अभी कथन दिया हुआ है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? देखो जिंक Zn सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट ZnHZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर कर देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और हाइड्रोजन क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। इसलिए ये जो कथन है, ये कथन तो 100% सही है, पूरा 100% सही है। तर्क क्या दिया हुआ है कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। जो जिंक होता है, जिंक वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये तो सही है। लेकिन ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, दो, पहला ऑप्शन दोनों अभिकथन और तर्क सही है। तर्क जो सेकंड है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण, और देखो तर्क का मतलब होता है कि क्या इसी के वजह से ये अभी जो कथन है ये हुआ है, क्या इसके वजह से ये हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। तो ये तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अभिकथन तथा तर्क
दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं देता है। बिल्कुल सही। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या? कि देखो, जिंक जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी बात सही है। और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, और ये विस्थापन प्रक्रिया, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ये तर्क की वजह से ये अभिकथन नहीं है। ये जो तर्क है वो अभिकथन का स्पष्टीकरण, सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये गलत बता रहा है, ये दोनों गलत बता रहा है, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन वन तथा तर्क दो दोनों सही हैं, परंतु तर्क है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए, इधर NOAH है और इधर इसका रिजल्ट है। अब इसके जगह पे यहाँ क्या आएगा वही बताना है हमको। देखो, CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। लेकिन यहाँ पे CH3 और CH2 ये ज़्यादा, यहाँ पे हो जाएगा, कार्बन ज़्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन भी ज़्यादा। यहाँ भी, यहाँ भी हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर एक है, यहाँ कितना है? 3 2 5 ठो, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ देखो, 3 एक 4 और ये एक मिलके 5 हो सकता है। यहाँ पे 4 और एक 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको ये COO भी लाना है। COO ये सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए उपखंड 3। अब इसमें क्या होगा? इसमें बायोलॉजी आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, अब बायोलॉजी आएगा। देखिए, फोर्थ 14 क्वेश्चन, अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? जब हम लोग अंतः शोषण सांस लेते हैं तो वायु किस कैसे कैसे जाता है उसको बताना है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। जितना ये बहुविकल्प है उसमें सभी एक नंबर वाले क्वेश्चन है। तो देखो, पहले नासा द्वार में जाता है, हाँ। नासा मार्ग गलत, कंठ गलत, ये दो में जाता है। फिर कंठ में जाता है, नहीं। पहले ग्रसनी में, नासा द्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, उसके बाद स्वाथ नदी और कुपिका है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है बच्चे। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है। इन सबको आपको पढ़ के जाना बेहद जरूरी है। ठीक है बच्चों। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? कथन और कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या बोल रहा है? कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम, कथन क्या बोला? कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण क्या बोल रहा है? कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। देखो, जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स होता है, और जो मेल होता है एक्स वाई होता है। और बच्चों का लिंग का निर्धारण इन्हीं इसी की वजह से, पुरुष के गुणसूत्र के कारण ही होता है। तो देखो, कथन बोल भी रहा है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ये बिल्कुल सही है, सही बात है। और कारण यही है कि मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ कि कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन का सही व्याख्या होता है, बिल्कुल सही। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो देखो, इसमें ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ जाता है, नहीं, गलत है। ये भी गलत है। यहाँ से, हाँ ये सही है। देखो, यहाँ से ये जाता है, फिर ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, फिर ये आगे की तरफ सीरीज चलती जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 17 बोल रहा है कि थायरॉक्साइन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्साइन संश्लेषण के लिए लो है
लौ आवश्यक होता है? नहीं। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को उपापचय का नियमन करता है, ये सही है। थायरॉक्साइड का संश्लेषण के लिए थायराइड थायराइड ग्रंथि का आयोडीन की आवश्यकता होती है, हाँ ये भी सही है। थायरॉक्साइड को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये लौ है उसको बस हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वहीं पे लौ की आवश्यकता है, बाकी नहीं होती है। और ये बोल रहा है कि प्रकाश थायरॉक्साइड के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक होता है, यही ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है कि चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? अब देखो, ये जो फिगर है ये एक बीज का फिगर है, बीज को खोल दिया गया है, ऐसा बना है। तो बोल रहा है कि ये जो ए बी सी डिनोट किया हुआ है इसको क्या क्या बोलते हैं? तो देखो ये वाला भाग जो होता है ऊपर, इसे हम लोग बोलते हैं परांकुर। ए को बोलेंगे क्या? परांकुर। और ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं बीज पत्र। और ये जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं मूलांकुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला होगा परांकुर, दूसरा होगा बीज पत्र। परांकुर, परांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होता है, सही बात है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल होते हैं, ये भी सही बात है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। 20वां 20 नंबर ऑनलाइन लास्ट क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? देखो, पहले होते हैं पेड़ पौधे, फिर उसको खाने वाला शाकाहारी, फिर थर्ड होते हैं मांसाहारी। पेड़ पौधे को खाने वालों को शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी वालों को खाने वालों को मांसाहारी बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा मांसाहारी प्राणी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा है आपका 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी। इसके आगे क्वेश्चन को मैं अब आगे क्लास में करूँगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए क्लास दिन ब दिन मैथ का, साइंस का बनाकर इंग्लिश का लाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।